दोस्तों YouTube चैनल लखनमाली में आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों संस्कृत शिक्षण विधियों की जो हमने सीरीज चालू की थी उसी के क्रम में आज का हमारा एक अगला जो वीडियो है वो हम लिख रहे हैं। आज की हमारी जो आपकी शिक्षण विधियों की इकाई थर्ड है, यानी कि तीसरी इकाई है, और आपका जो टोटल कंप्लीट आपका संस्कृत का जो सिलेबस है उसकी इकाई 6 है। अब ये लास्ट इकाई चल रही है आपकी। इससे पहले 2 इकाई के जितने भी वीडियो थे हमारे वो सारे के सारे हमने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप क्रम से आप सारे वीडियो देख सकते हैं और बहुत ही अच्छी तरीका से उसमें आपको समझ में आ जाएगा। इसमें आपकी जो लास्ट यूनिट है आपकी संस्कृत शिक्षण विधियों की, और आपकी जो इसमें जो टॉपिक है उसकी हम बात करेंगे, जैसे संस्कृत भाषा शिक्षण से मूल्यांकन संबंधिनः प्रश्नाः। एक तो ये आपका टॉपिक रहेगा, ठीक है। इसमें हम आपके मूल्यांकन से संबंधित बात करेंगे, मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन के प्रकार उससे बात करेंगे। इसके अलावा मूल्यांकन का महत्व क्या होता है उसकी बात करेंगे, मूल्यांकन के हेतु जो परीक्षण होते हैं उसकी बात करेंगे, और लिखित और मौखिक जो परीक्षा है उसकी हम बात करेंगे, लिखित मौखिक प्रश्नों की हम बात करेंगे। इसके अलावा सतत मूल्यांकन क्या होता है इसके विषय में हम बातचीत करेंगे। इसके बाद में एक और है आपका इसमें लास्ट बिंदु उपचारात्मक शिक्षणम। ये आपके कुल मिलाकर के ये लगभग 3 या 4 बिंदु हैं। इसी के साथ में आपकी जो लास्ट इकाई है वो कंप्लीट हो जाती है, और इसके साथ में आपकी पूरी की पूरी जो संस्कृत की शिक्षण विधियां हैं वो भी कंप्लीट हो जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक रहेगा हमारा संस्कृत भाषा शिक्षण से मूल्यांकनम। दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको इसमें बताएंगे कि मूल्यांकन होता क्या है, और उसके बाद में बात करेंगे मूल्यांकन के प्रकार कौन कौन से होते हैं। एक एक चीज को हम इसमें अच्छे से बताएंगे, आपको बहुत ही सरल तरीका से समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो आप सब जानते हैं कि जिस साधन के द्वारा हमें यह ज्ञात होता है, हमें यह पता चलता है कि कार्य की समाप्ति पर पूर्व निर्धारित जो उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों की पूर्ति किस सीमा तक हुई है, उससे मूल्यांकन कहते हैं दोस्तों। जैसे मान लो कि आपने बच्चों को पढ़ा दिया, चाहे कोई भी यूनिट हो सकती है, कोई भी पाठ आपने पढ़ा दिया बच्चों को, उसके बाद में आपके कार्य की समाप्ति पर आपने कंप्लीट पूरा पाठ पढ़ा दिया, उसके बाद में आपने जो निर्धारित उद्देश्य पहले से फिक्स किए हुए थे उनमें कितनी प्राप्ति हुई है, किस सीमा तक उन उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है, उसे हम मूल्यांकन कहते हैं। और इसका पता हमें मूल्यांकन से ही लगता है। ऐसी स्थिति में हम बच्चों का जो टेस्ट करते हैं, ऐसे करके आपको ध्यान में रखना है कि परीक्षाओं के इन दोषों को दूर करने के लिए ही मूल्यांकन का जन्म हुआ है दोस्तों। और इसका जो श्रेय है वो अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री J.M. राइस को जाता है। अब हम मूल्यांकन जो शब्द है उसकी हम बात करते हैं मूल्यांकन शब्द के विषय में। तो मूल्यांकन शब्द जो है आपका वो 2 शब्दों से मिलकर बन रहा है दोस्तों, यानी कि मूल्य और अंकन, ये 2 शब्द हैं। दोनों शब्दों को यदि हम संधि करके मिलाते हैं तो आपका जो शब्द बनता है वो मूल्यांकन बनता है। अब इस मूल्य और अंकन का जो अर्थ है तो इसको हम कह सकते हैं कि छात्र के गुण दोषों की व्याख्या करके उसके संबंध में उचित निर्णय करना या उसके यथार्थ मूल्य का निर्धारण करना ही मूल्यांकन है। मतलब सीधा सा ये हो गया कि कोई भी छात्र है उसके गुण दोषों की व्याख्या करके, यानी कि हर बालक में कोई गुण भी होते हैं कोई दोष भी होते हैं, तो उनके गुण और दोष दोनों की व्याख्या करके उनके संबंध में उचित निर्णय देना, यानी हम क्या डिसीजन हम करते हैं बच्चों के लिए वो। इसके अलावा या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि उसके यथार्थ मूल्य का निर्धारण करना, यही मूल्यांकन है दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो मूल्यांकन है वो एक मतलब सतत चलने वाली, निरंतर चलने वाली एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो ऐसे करके आपको इसमें मूल्यांकन समझ में आ गया होगा। तो अभी हमने बात की थी सिर्फ मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन की ये भूमिका के बारे में हमने यहाँ बात की है। अब हम बात करते हैं दोस्तों मूल्यांकन के प्रकारों की, ठीक है। यहां से आपका प्रश्न बनता है, यहां से आपका प्रश्न पहले रीट में आ चुका है कि मूल्यांकन के कितने प्रकार हैं, तो ये सवाल आपका आ चुका है। बाह्य मूल्यांकन क्या है, ये भी सवाल आपका रीट में पूछा जा चुका है, और आरटेट में भी पूछा जा चुका है। इसीलिए आपको यहाँ हर चीज को समझना है, हर बिंदु को अच्छे से समझना है। तो मूल्यांकन के प्रकारों की बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो मूल्यांकन शिक्षण विधि को सुधारने और शिक्षा स्तर को उन्नत करने में तथा शिक्षण कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है, ये सब हम जानते हैं। मूल्यांकन से हमें बच्चों की कमियों का पता लगता है, और इसके अलावा जो हम शिक्षण हमारे जो पद्धति है हमारी उसमें भी सुधार होता है, अपने आप में भी सुधार होता है।
अब मूल्यांकन की हम बात कर रहे हैं तो मूल्यांकन जो दोस्तों दो प्रकार का माना जाता है, यानी कि मूल्यांकन शिक्षण कार्य में दो प्रकार से किया जाता है। ठीक है, शिक्षण कार्य के अंदर जो मूल्यांकन हम करेंगे वो दो प्रकार से करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, नंबर 1 आंतरिक मूल्यांकनम, नंबर 2 बाह्य मूल्यांकन। तो आपको याद रखना है नाम कि मूल्यांकन के दो प्रकार हैं, एक तो आंतरिक मूल्यांकन और दूसरा है आपका बाह्य मूल्यांकन। ठीक है ना। अब आंतरिक मूल्यांकन क्या होता है इसको आप थोड़ा सा समझ लेंगे। आंतरिक मूल्यांकन का मतलब है कि यह विद्यार्थी की दैनिक प्रगति, ठीक है, उसकी जो डेली की जो प्रोग्रेस है वो, यानी कि दैनिक प्रगति, और उसके द्वारा किए गए गृह कार्य, विभिन्न साहित्य कार्यक्रमों में लिए गए भागों पर आधारित, तो ये सब होता है क्या, आंतरिक मूल्यांकन। तो कुल मिला के आपको समझ में आया कि आंतरिक जो मूल्यांकन होगा वो आपका जैसे डेली की प्रोग्रेस हम देखते हैं बच्चों की कि आज मतलब बच्चों ने कितना क्या सीखा, ठीक है ना, कि उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, आज उसने क्या कितना कुछ अधिगम प्राप्त किया है, ये दैनिक जो प्रगति है एक तो ये चीज आ जाएगी। इसके अलावा उसके गृह कार्य जो है वो आ जाएगा। इसके अलावा विभिन्न साहित्यिक कार्यक्रमों में जो बच्चे भाग लेते हैं, ये सारी की सारी जो चीजें यहाँ पे हमने आपको बताई है, ये सब आंतरिक मूल्यांकन के अंतर्गत आती है। अब दूसरा है बाह्य मूल्यांकन। तो बाह्य मूल्यांकन में क्या आता है दोस्तों, तो बाह्य मूल्यांकन जो है वो विद्यालयों, शिक्षा बोर्ड तथा विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं के रूप में किया जाता है। यानी कुल मिलाकर के जैसे मान लो जो आपके बोर्ड के द्वारा, विश्वविद्यालयों के द्वारा और जो विद्यालय के द्वारा जो एग्जाम्स आपके लिए जाते हैं, जो आपकी जांच की जाती है, वही मूल्यांकन आपका बाह्य मूल्यांकन में आता है। तो ऐसे करके आपके मूल्यांकन दो है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अभी इसमें हमने जाना कि मूल्यांकन है वो दो प्रकार का होता है। अब हम बात करेंगे कि मूल्यांकन का महत्व क्या होता है दोस्तों। तो मूल्यांकन का क्या महत्व होता है इसके विषय में हम बात करते हैं। तो मूल्यांकन के महत्व में आपको जो बातें हैं वो ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ से सवाल आ चुका है। तो एक एक जो बिंदु हम बता रहे हैं उसमें हर बिंदु से आपका सवाल बनने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो महत्व की बात करते हैं, मूल्यांकन का महत्व। अधिकांश विद्वान मूल्यांकन को विद्यार्थियों की उपलब्धि तथा योग्यताओं की जांच करने और समूची शिक्षा पद्धति के गुण दोषों का विश्लेषण करने की सतत प्रक्रिया मानते हैं। यानी कि जितने भी अधिकांश विद्वान हैं वो ये कहते हैं कि जो विद्यार्थियों की उपलब्धि और योग्यता है उसकी जांच करना और शिक्षा पद्धति के गुण दोषों का विश्लेषण करना, बस यही क्या है मूल्यांकन का महत्व। बस इसी में आपको मूल्यांकन का महत्व होता है, ऐसा अधिकांश विद्वान मानते हैं। एक तो ये इसके महत्व की बात करते हैं। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं महत्व के विषय में, तो वो आपको हम एक एक बिंदु से बता रहे हैं। जैसे कि विद्यार्थियों की प्रगति का सूचक, यानी इससे हम विद्यार्थियों की प्रगति का हम पता करते हैं, विद्यार्थियों में कितनी मतलब प्रगति हो रही है, उनकी क्या प्रोग्रेस हो रही है, इस चीज का हमें पता लगता है मूल्यांकन के माध्यम से। जब तक आप मूल्यांकन नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चल सकता कि बच्चों के कितने समझ में आ रहा है, बच्चों को कितना अधिगम हो रहा है। आप जिस तरीका से पढ़ा रहे हो, जिन शिक्षण विधियों का प्रयोग कर रहे हो, वो शिक्षण विधियां बच्चों के अनुसार है या नहीं, उनके स्तर के अनुकूल है या नहीं। तो इसके लिए हमें मूल्यांकन करना पड़ेगा। तो मूल्यांकन से बच्चों की प्रगति हमें पता लगती है। विद्यार्थियों के लिए प्रेरक है, विद्यार्थियों को इससे प्रेरणा मिलती है, बिल्कुल सही है। क्योंकि जैसे मान लो बच्चों को जब पता नहीं चलेगा, उनकी कमियों का पता नहीं चलेगा, बच्चों की स्थिति कितनी है, वो किस लेवल पर हैं, उनका अधिगम स्तर कहाँ तक है, इस बात का जब तक उनको पता नहीं चलेगा तब तक उनको ये लगेगा ही नहीं कि भाई हमें और ज्यादा कुछ मेहनत करनी चाहिए, हमें और कुछ करना चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है, जब हम मूल्यांकन बच्चों का करते हैं तो कक्षा में पता लगता है कि इस बच्चे के इतने नंबर आए, इसका स्तर बहुत अच्छा है, इसका बहुत कम है, इसका मीडियम है, इसका बहुत मतलब ज्यादा खराब स्थिति में है। तो ऐसे जब पता लगता है तो बच्चे अपने आप अंदर से मोटिवेट होंगे और उनको फिर हम मोटिवेट करते हैं तो वो अपने आप ही प्रेरित होते हैं काम के लिए और अपने आप ही वो सीखने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मूल्यांकन के थ्रू क्या होगा, विद्यार्थियों में प्रेरणा मिलेगी, यानी कि वो प्रेरक के रूप में काम आता है। विद्यार्थियों की कमजोरियों को जानने में सहायक है, बिल्कुल विद्यार्थियों की हम कमजोरियों को जान सकते हैं मूल्यांकन के द्वारा। तो जब आप मूल्यांकन करोगे तो पता लग जाएगा कौन विद्यार्थी कितना समझ पा रहा है और किसमें कितनी दिक्कत हो रही है, किसमें समझने में। तो कौन सा विद्यार्थी किस स्तर पर, इस चीज का पता लग जाता है। स्तर स्थापित करने में सहायक है, हम विद्यार्थी का स्तर स्थापित कर सकते हैं इसके द्वारा। इससे हम पता लगा सकते हैं कि ये किस लेवल का बालक है, ये किस लेवल का बालक है, क्योंकि हम जांच करने के बाद मूल्यांकन से तो पता लगाएंगे इस चीज का। तो एक ये भी आपको ध्यान रखना है। एक व्यापक प्रक्रिया है मूल्यांकन,
इसमें छात्र के संपूर्ण व्यक्तित्व के संबंध में मूल्य का अंकन किया जाता है। ठीक है, कंप्लीट इसमें सारा कुछ, इसमें मूल्यांकन में जो आपके बच्चे की जितनी भी चीजें हैं, संपूर्ण व्यक्तित्व की बातें सारी की सारी इसमें आ जाती है, उन सब का यहाँ पर अंकन किया जाता है। ठीक है, तो ये सब बातें हो गई आपकी विद्यार्थियों की जो कमजोरियां हैं उनको जानने में भी सहायक है। ठीक है, और विद्यार्थी शिक्षण विधियों में के सुधार में भी सहायक है। हम शिक्षण विधियों, जैसे मान लो विद्यार्थी सीख नहीं रहे, छात्रों को दिक्कत हो रही है, तो हम अपनी शिक्षण विधियों में सुधार कर सकते हैं। हमें ये पता लगता है कि शिक्षण विधियों में कहीं ना कहीं कोई दोष है, तो हम शिक्षण विधियों में सुधार कर सकते हैं। छात्रों के संबंध में अध्यापक निर्णय देने में मूल्यांकन से सहायता प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल, जब मूल्यांकन हो जाता है तो हम हर बच्चे को ये एक मतलब दे सकते हैं, क्या निर्णय दे सकते हैं बच्चे के बारे में कि ये बच्चा इस स्तर पर है, ये बच्चे को इस तरह से मतलब मेहनत और करनी चाहिए, इसको इस तरीका से कार्य करना चाहिए। तो हम कुल मिलाकर के बच्चों वाला डिसीजन दे सकते हैं। तो ऐसे करके आपने अभी देख लिया कि मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन के प्रकार क्या होते हैं और मूल्यांकन का महत्व क्या होता है। ठीक है दोस्तों, यहां तक जितनी भी बातें आपको बताई हैं, आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कंप्लीट आपको बिल्कुल समझ में आई होगी एक एक बात। अब हम बात करते हैं इसमें मूल्यांकन हेतु परीक्षण, क्योंकि आपके जो टॉपिक है अभी जो आपको हमने बताया कि मूल्यांकन संबंधी प्रश्न, ये आपका टॉपिक है। इसी में अगले एक बिंदु है मौखिक लिखित प्रश्न नाम प्रकारः। तो यहाँ पर लिखित और मौखिक प्रश्न के जो प्रकार हैं उनकी यहाँ पर हम बात करेंगे आपसे। तो यहाँ पर कुल मिला के हम देखेंगे मूल्यांकन के लिए जो परीक्षण होता है वो किस प्रकार से किया जाता है और कौन कौन सा परीक्षण होता है और उसमें क्या कार्य किया जाता है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मूल्यांकन के हेतु परीक्षण। तो जो मूल्यांकन का जो हम परीक्षण करते हैं बच्चों का, ठीक है, तो वो दो जगह डिवाइड कर देते हैं उसको हम। सबसे पहले तो समझने की दृष्टि से उसको हम दो भागों में डिवाइड करके आपको समझाते हैं। जैसे सबसे पहला एक नंबर है मौखिक परीक्षण। ठीक है, एक नंबर आपका मौखिक परीक्षण होता है। मौखिक परीक्षण में आप सब जानते हैं मौखिक रूप से इसमें कार्य होता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि यह मूल्यांकन प्राचीनतम सरल तरीका है, बहुत ही प्राचीनतम माना जाता है सब जो आपको। तो मौखिक परीक्षण जो है तो आप कह सकते हैं कि यह मूल्यांकन जो है वो प्राचीनतम सरल तरीका है। इसमें परीक्षक प्रत्यक्ष प्रश्न पूछ करके उनके उत्तर चाहता है। ठीक है, जैसे मान लो आप बच्चों से मौखिक प्रश्न पूछते हैं कि चलो इसका उत्तर बताइए आप, चलो संधि किसे कहते हैं, संधि के प्रकार कितने होते हैं, राम शब्द बताइए। ये जो आप प्रश्न पूछते हैं मौखिक और उससे उत्तर आप चाहते हैं, तो ये क्या है, आपका मौखिक परीक्षण है आपका। इस तरह के प्रश्नों में संभावना के अनुसार पूरक प्रश्न भी संभव है। तो आप संभावना के रूप में पूरक प्रश्न भी कर सकते हैं। जैसे मान लो आपने संधि का प्रश्न किया, समास का किया, तो उसी से जुड़ा हुआ उसका पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं, उससे बच्चों की सहायता होती है। अब इसमें बहुत सारे, जैसे इसमें आपके परीक्षण आ जाते हैं, किस किस तरीका से प्रश्न इसमें परीक्षण कर लेते हैं। तो जैसे कि मौखिक प्रश्नों के द्वारा भी किया जा सकता है, वाद विवाद के द्वारा, विचार विमर्श के द्वारा, समूह चर्चा के द्वारा, शास्त्रार्थ के द्वारा और भाषण के द्वारा। ये सब जो आपके क्षेत्र हैं मौखिक परीक्षण के अंतर्गत ही आते हैं। अब हम बात करते हैं मौखिक परीक्षण में जांच की जाती है, यानी कि मौखिक परीक्षण के अंदर किस किस चीज की जांच हम करते हैं। तो ये भी आपको समझना है। मौखिक परीक्षण जो आप करते हैं उसमें हम जांच किस चीज की करते हैं। क्या केवल बच्चे ने बोल दिया बस ये इस चीज की जांच करेंगे? उसमें कई चीजें हैं, उनकी हम जांच करते हैं। कैसे? तो इसमें एक तो है आपका उच्चारण। एक तो उच्चारण को देखा जाता है, बच्चे को उच्चारण किस प्रकार का उच्चारण हो रहा है उसका उच्चारण पर हम ध्यान रखते हैं। दूसरा है सक्रिय शब्दावली, यानी जो बालक है वो सक्रिय शब्दावली का कितना प्रयोग कर रहा है, इस चीज पे हम नोटिस करते हैं। इसके अलावा निष्क्रिय शब्दावली का कितना प्रयोग कर रहा है, जो बिल्कुल एक्टिव शब्द नहीं है, निष्क्रिय शब्दों का प्रयोग कर रहा है, तो उसको हम देखेंगे। इसके अलावा वाचन में कुशलता कैसी है उसकी। बहुत सारे बच्चे आपने देखा होगा बहुत ही अच्छे प्रकार से बोल लेते हैं, अपनी बात को बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जिनके पास बहुत कुछ है बोलने का, लेकिन वो उसको प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं, वो उसको बोल नहीं पा रहे हैं, उसको अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। तो मतलब है कुल मिलाकर के वाचन में कुशलता देखी जाती है। वाचन में बोधगम्यता, यानी कि उनको बोध कितना हो रहा है, यानी कि उनको बात समझ में कितनी आ रही है। कहते हैं ना हम कि उसको मतलब कितना अधीत हुआ, यानी कितना उसने ग्रहण किया, वो चीज है। तो बोध कितना हुआ यानी बोधगम्यता। इसके अलावा मौखिक अभिव्यक्ति, तो इसके हम मौखिक अभिव्यक्ति की भी यहाँ पर जांच करते हैं, यानी मौखिक रूप से जो अभिव्यक्ति वो अपने विचारों की कर रहा है बालक, वो किस प्रकार की है, इस चीज को भी हम देखते हैं।
ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी कि आपके जो मौखिक परीक्षण क्या होता है और मौखिक परीक्षण में कौन कौन से क्षेत्र आ जाते हैं और मौखिक परीक्षण में किस चीज की जांच की जाती है। अब बात आती है मौखिक परीक्षण के कुछ भेद हैं, यानी कि किस किस प्रकार से मौखिक परीक्षण होता है आपका। तो इसमें आपको थोड़ा सा हम बता देते हैं, क्योंकि यहां से एक बार सवाल आया था। सवाल ये आया था कि शला का जो परीक्षा है वो आपकी किस प्रकार की परीक्षा है, तो ये मौखिक परीक्षा मानी जाती है। और शला का परीक्षा आपकी मौखिक परीक्षा है, तो यही आपका प्रश्न आया था कि जो मौखिक शला का परीक्षा है, तो यहां से आपका एक बार सवाल बना था कि शला का परीक्षा किस प्रकार की परीक्षा है, तो इस उत्तर था मौखिक परीक्षा। अब कैसे है चलो बताते हैं अभी। तो इसमें आपको मौखिक परीक्षा के कुछ भेद हैं जिनकी हम बात कर लेते हैं अभी। तो इसमें 1 नंबर पे है शला का परीक्षा, 2 नंबर पे शास्त्रार्थ और 3 नंबर पे साक्षात्कार, अगला है आपका भाषण और अगला है आपका अंत्याक्षरी। तो इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा सा हम बता देते हैं। सबसे पहले जैसे कि शलाका परीक्षा, शलाका परीक्षा का सिंपल सा जो अर्थ होता है वो आपको समझा देते हैं। शलाका का मतलब होता है तीली, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, शलाका जब प्रतियोगिता होती है तो आपके सामने एक पुस्तक होती है और उस पुस्तक में आपको कुछ टॉपिक्स दिए जाते हैं पहले से ही। जैसे कि मान लो आपको संधि के बारे में टॉपिक दे दिया कि आपको कंप्लीट संधि का टॉपिक आपको शलाका के लिए मिला है, तो आपको पहले से बता दिया जाएगा, आपको याद करना है, रटना है, समझना है, कंप्लीट आपको करना है। जब आपकी एग्जाम मतलब आपका जब मूल्यांकन होगा, आपका जब शलाका परीक्षा आपकी होगी, तो उसमें क्या होगा, आप सामने बैठ जाते हैं, उसके बाद में परीक्षा लेने वाले जो आपके गुरुजी हैं वो बैठ जाएंगे, उनके पास एक तीली रहेगी, सोने की या चांदी की या लकड़ी की, कोई भी है, लेकिन मोस्टली आपके सोने की तीली होती है। इसके अंदर शलाका होती है सोने की। अब उसमें वो सोने की जो आपकी सुई के समान होती है, डंडी होती है एक प्रकार की, उस डंडी को उस किताब के अंदर डाल देते हैं जहां भी उनकी इच्छा होती है और उसको पेज को खोल देते हैं। उस पेज के अंदर से वो कुछ भी आपसे पूछते हैं कि चलो बोलिए, एक कोई आना चाहिए। अब आपको स्टार्ट करना है, लगातार बोलते जाना है जब तक कि वो मना नहीं करें। इस प्रकार से होती है शलाका परीक्षा। एक तो ये आपका क्रम रहता है पूछने का, इसके अलावा फिर शंका समाधान आपसे करते हैं, फिर वो आपको कुछ और भी सवाल करते हैं कि नहीं ऐसा क्यों हुआ, इसमें इसका चलो ऐसे बनता है तो इस प्रकार से क्यों नहीं हो सकता है। तो ऐसे 2-3 प्रकार के यहाँ पर आपको एग्जाम लेते हैं वो। तो ऐसे करके शलाका परीक्षा होती है दोस्तों, ठीक है। शास्त्रार्थ आप जानते ही हैं, कोई भी शास्त्र होता है उसके विषय में आपका पक्ष विपक्ष होता है और आपके कोई पक्ष में बोल रहा है कोई विपक्ष में बोल रहा है, तो शास्त्रार्थ किया जाता है इसमें, ठीक है। तो ये तो कोई खास बात नहीं है। साक्षात्कार हम जानते हैं इंटरव्यू होता है, ठीक है। भाषण हम जानते ही हैं, अंत्याक्षरी हम जानते ही हैं। तो ये मौखिक परीक्षा के भेद हैं दोस्तों। तो इसमें शलाका मोस्ट था, इसलिए उसको हमने स्पष्ट आपको कर दिया है। तो ऐसे करके ये सब आपकी मौखिक परीक्षा के अंदर जितनी भी बातें हैं वो सारी की सारी आ जाती हैं इसमें। तो आपको इसमें मौखिक परीक्षा की पूरी बात समझ में आ गई होंगी। इसमें जो भी बातें बताई हैं इसमें से आपकी हर लाइन से प्रश्न बनता है दोस्तों, और बनने की पूरी संभावना है, इसलिए आपको हर लाइन को समझना है और हर चीज को आपको अच्छे से समझना है। अब बात करते हैं लिखित परीक्षण की, ठीक है। अभी तो हमने मौखिक परीक्षण की बात की थी, मौखिक कैसे हम करते हैं। अब हम बात करेंगे लिखित परीक्षण। तो लिखित परीक्षण जो होता है दोस्तों वो आप सब जानते हैं लिखित रूप में होता है। तो लिखित परीक्षण के अंदर स्मरण के आधार पर छात्र अपने भावों को प्रकट करते हैं, सिंपल सा। तो जैसे मान लो आप एग्जाम देने गए, जैसे बीए का एग्जाम देने गए, एमए का एग्जाम देने गए, तो उसमें लिखित परीक्षा आपको दे रहे हैं आप, तो वो लिखित परीक्षा है। तो अपने स्मरण शक्ति के आधार पर आप उसमें लिखते हैं, अपने भावों को व्यक्त करते हैं और प्रश्नों के उत्तरों को लिपिबद्ध करते हैं। प्रश्नों के उत्तरों को लिपिबद्ध करना ही लिखित परीक्षण है या फिर आपकी लिखित परीक्षा है। तो ये तो आपको समझ में आ गई हो गया। अब लिखित परीक्षण के भी कुछ भेद हैं, उनको भी हम समझते हैं। लिखित परीक्षण के कौन कौन से भेद हैं, ठीक है ना। तो लिखित परीक्षण के जो भेद हैं वो एक तो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं लिखित परीक्षण के अंदर, और दूसरे वस्तुनिष्ठ परीक्षण होते हैं। यानी वस्तुनिष्ठ परीक्षा हो सकती है आपकी, एक निबंधात्मक प्रश्नों से परीक्षा हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निबंधात्मक प्रश्न लिखित परीक्षा के अंदर, ठीक है। जैसे आपने लिखित परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, जैसे बीए की एमए की है, तो उसमें एक तो निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आपकी लिखित परीक्षा होती है और एक होती है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से। चलो दोनों की हम बात कर लेते हैं। निबंधात्मक का मतलब आप समझ रहे हैं सीधा सीधा, यानी कि इस प्रकार के प्रश्नों के द्वारा छात्रों की अभिव्यक्ति, उनकी सुलेख की क्षमता, उनकी लेखन की शैली आदि का मूल्यांकन किया जाता है। जो निबंधात्मक आपको जैसे कि मान लो कह दिया कि 2000 शब्दों में उत्तर दीजिए या फिर 1500 शब्दों में उत्तर दीजिए या 2500 शब्दों में उत्तर दीजिए, तो इसमें क्या होता है, इसमें मुख्य जो बात हम जांच करना चाहते हैं बच्चे की, वो एक तो उनकी अभिव्यक्ति कैसी है, शब्दों का प्रयोग कैसा हम वो कर रहे हैं, एक उनका तारतम्यता कैसी है, शब्दों की भाषा कैसी है, उनकी सुलेख की क्षमता किस प्रकार की है, लेखन की शैली कैसी है, इन सब का मूल्यांकन किया जाता है दोस्तों।
छात्रों की चिंतन शैली व अभिव्यक्ति शैली का श्रेष्ठ मूल्यांकन निबंधात्मक प्रश्नों के द्वारा ही हो सकता है। ये लाइन आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है एग्जाम की दृष्टि से। यानी छात्रों की चिंतन शैली, अभिव्यक्ति शैली का श्रेष्ठ मूल्यांकन निबंधात्मक प्रश्नों के द्वारा ही हो सकता है, ये आपको समझना है। स्पष्ट है बात? यानी चिंतन शैली का हम बात कर रहे हैं, जैसे चिंतन शैली है, हर बच्चे की चिंतन शक्ति, चिंतन की जो आपकी क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। तो चिंतन शैली किस स्तर की है, अभिव्यक्ति शैली किस स्तर की है, इस चीज का मूल्यांकन निबंधात्मक प्रश्नों से ही हो सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गए निबंधात्मक प्रश्न। अब इसमें निबंधात्मक प्रश्नों में जो मुख्य रूप से हम जो बल देते हैं वो एक तो किसका है, रटने पर बल दिया जाता है। परीक्षण व्यापक नहीं है इसमें, और निश्चित उद्देश्यों का अभाव इसमें माना जाता है। विषय संबंधी कमियों का पता लगाना असंभव होता है, ये थोड़ी कमियां हम इनको कह सकते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें आपकी निबंधात्मक में आ जाती हैं। अब हम बात करते हैं इसके बाद में वस्तुनिष्ठ परीक्षण की, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप आपकी एग्जाम होती है, सब जानते हैं आपने ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम बहुत सारी दी होंगी, चाहे वो आपने बीएसटीसी की दी होगी, बीएड की दी होगी, आरपीएससी की कोई एग्जाम दी होगी, रिट की एग्जाम आपने पहले दे ली हो, कोई भी जिसमें ओएमआर सीट भरी जाती है, गोले वाला जिसको हम गोले काले करते हैं, वो ओएमआर सीट वाली, तो ऑब्जेक्टिव टाइप की एग्जाम है। इस एग्जाम को सबसे श्रेष्ठ परीक्षा विधि माना जाता है। एक तो ये प्रश्न आपका सीधा सा बन जाता है कि सबसे श्रेष्ठ परीक्षा विधि किसे माना जाता है, तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा को माना जाता है, यह आपका उत्तर होगा। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, इसमें निश्चित उत्तर वाले प्रश्न होते हैं दोस्तों, जैसे कि जैसे हमने कहा कि राजस्थान की राजधानी क्या है, राजस्थान की राजधानी कौन सी है, या फिर कुछ भी आपने सवाल कर लिया। ठीक है, जैसे मान लो आपने कहा कि गागरोन का किला किस जिले में स्थित है, तो एकदम निश्चित उत्तर होता है, इसमें निश्चित उत्तर वाले प्रश्न होते हैं, सिंपल सा। ठीक है, जैसे कि आपने और कोई संस्कृत की बात हम करें तो संस्कृत के अंदर कोई भी सवाल आ गया, जैसे कि मान लो आपने कहा कि एको यणचि सूत्र का उदाहरण नहीं है, या एको यणचि सूत्र का उदाहरण है, या अन्वय शब्द में कौन सी संधि है, यानी एक उत्तर निश्चित होता है इनमें। कम समय में छात्र का परीक्षण कर सकते हैं हम वस्तुनिष्ठ परीक्षा के द्वारा। कंठस्थीकरण को अधिक महत्व नहीं देना, इसमें कंठस्थीकरण को अधिक महत्व नहीं दिया जाता है। किसको दिया जाता है, इसमें दिया जाता है समझ को, यानी कि आपको अधिगम कितना हुआ, बोध कितना हुआ, बोधगम्यता को ज्यादा इसमें महत्व देते हैं। आपकी समझ में कितना आया, इस बात का महत्व ज्यादा होता है। ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करना, वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं से ज्ञान स्थायी हो जाता है, यानी कि जब आपने सब कुछ पढ़ लिया उसके बाद में आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हल करते हैं, तो वहां पर आपको यदि कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, आप एकदम सटीक उत्तर बता रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपका ज्ञान स्थायित्व है, यानी स्थायी हो चुका है, अब उसमें कहीं दिक्कत नहीं आती है। लेकिन इसमें कुछ कमियां भी इसमें आपको दिखती हैं। कैसे, यानी कि वस्तुनिष्ठ जो परीक्षा है उसमें केवल गोला भरना होता है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सृजनात्मकता का लोप हो जाता है। बच्चे की जो क्रिएटिविटी है, जो अभिव्यक्त करने, जो अपनी भाषा को अभिव्यक्त करने की जो शैली थी, उसकी लेखन शैली थी, उसकी रचना शैली थी, चिंतन शैली, ये सब खत्म हो जाती है, यानी सृजनात्मकता का लोप हो जाता है। लेखन शैली, निरीक्षण शैली, कल्पना शक्ति का इसमें अभाव पाया जाता है। तो ये धीरे धीरे ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं बच्चे की। जैसे आपने देखा होगा, एक तो आपने बीए की एग्जाम दी होगी, बीए में आपने खूब लिखा होगा, खूब कॉफियां भरी होंगी, लेकिन यदि आपसे अब कहा जाए यह काम लिखने के लिए कि आप एक कॉफी भर दीजिए अभी, तो आपको बहुत जोर आएगा। आपकी राइटिंग एक तो मतलब अच्छी नहीं हो पाएगी, आप लिखोगे तो शब्दों को बड़े खोज के लिखोगे, सोचना पड़ेगा कि अब क्या लिखें, एक लाइन लिखने के बाद में रुक जाओगे। लेकिन उस समय आप ऐसा नहीं करते थे, फटाफट लिखते जाते, विचार आपके दिमाग में आते जाते, और बहुत अच्छी राइटिंग भी और एक तारतम्यता भाषा के अंदर रहती थी। तो ये है आपका धीरे धीरे लोप हो जाता है इस चीज का। अब इसमें आपको ध्यान रखना, वस्तुनिष्ठ परीक्षा के कुछ प्रकार हैं दोस्तों, यानी उसके अंदर कुछ प्रश्न होते हैं। तो वो किस प्रकार के प्रश्न होते हैं, आपके जैसे टॉपिक में भी आपके इसमें आपको बताया था कि इसमें कुछ प्रकार हैं प्रश्नों के, जैसे मौखिक लिखित प्रश्नानाम प्रकार रहा, तो इससे पहले हमने बात कर ली थी। अब हम बात कर रहे हैं लिखित जो आपकी परीक्षण है उसमें कौन कौन से वस्तुनिष्ठ के अंदर आपके प्रश्न हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, एक तो बहुविकल्पात्मक परीक्षण, यानी बहुविकल्पात्मक प्रश्नों के द्वारा इसमें परीक्षण होता है। वस्तुनिष्ठ की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो बहुविकल्पात्मक में आपके सामने बहु समाधान प्रश्न, यानी बहुत सारे आपके सामने ऑप्शंस रहते हैं, उनमें से आपको एक को टिक करना होता है। कुल मिलाकर के जैसे कि अ सद वाला जो हमने कहा कि इसमें कौन सा सही है, तो आपको बहु उत्तर भर दिया, तो उसको आपने उसको गोला कर दिया, तो बहुविकल्पात्मक हो गया। अन्यतर प्रत्युत्तर प्रकार,
अन्यतर प्रत्युत्तर प्रकार का जो आपका एक प्रश्न होता है, इसमें होता क्या दोस्तों, इसमें दो में से एक का चयन करना होता है, यानी कि दो में से एक को बताना होता है। एक होता है संयोजनात्मक प्रश्न। संयोजनात्मक प्रश्न होता है मिलान करने वाले सवाल आते हैं, आपने देखा होगा जीके में आते हैं कि इसको आपको मिलान करना है एक दूसरे को, यानी सही के साथ में मिलान करना है, या फिर मिले हुए हैं आपको बताएं इसमें से कौन सा मतलब सही नहीं मिला हुआ, तो ये संयोजनात्मक प्रश्न होते हैं। वर्गीकरण वाले प्रश्न, यानी आपको वर्गीकरण करना है कि इसमें से भिन्न कौन सा है, इस प्रकार के भी प्रश्न होते हैं। सत्य असत्य पर आधारित प्रश्न होते हैं कि इनमें से कौन सत्य है कौन असत्य है, इस प्रकार के भी प्रश्न आपके वस्तुनिष्ठ में होते हैं। रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न, यानी रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्नों के द्वारा भी वस्तुनिष्ठ परीक्षा आपकी होती है। तो ऐसे करके आपके इसमें लिखित परीक्षण के अंदर कौन कौन से आपके प्रश्न होते हैं ये आ गया, और मौखिक परीक्षण आपका किस प्रकार से किया जाता है, इसमें किस प्रकार की आपकी जांच होती है, किस प्रकार की इसमें परीक्षाएं होती हैं, वो सारी बात इसमें आ चुकी है। मूल्यांकन के प्रकार कौन से होते हैं, मूल्यांकन का महत्व क्या होता है, मूल्यांकन क्या होता है, ये सारी बात हम कर चुके हैं। तो ऐसे करके आपका इसमें एक बिंदु कंप्लीट हो जाता है, जो आपकी लास्ट छठी इकाई है संस्कृत शिक्षण विधियों की, लास्ट इकाई है, और आपके कंप्लीट संस्कृत के कोर्स की जो आपका पूरा सिलेबस है उसकी छठवीं इकाई है ये, ठीक है ना, इकाई 6। तो इसमें आपका जो टॉपिक था संस्कृत भाषा शिक्षण से मूल्यांकन संबंधिना प्रश्न, इसके बारे में हमने बात कर ली कंप्लीट। मौखिक लिखित प्रश्न नाम प्रकार, इसके बारे में हम कंप्लीट बात कर चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको जितनी भी हमने बातें बताई हैं बहुत ही सरल तरीका से बताई हैं, अच्छे से हमने समझाने की कोशिश की है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी तरह की तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, आपके हर प्रश्न को हम आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप इसको सुनिए, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। धन्यवाद दोस्तों।